सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। दामाद जी, ये लीजिए आपका नाश्ता। माँ जरा ये सुनो। यशवर्धन मित्तल की बेटी कोमल के मामले में कोर्ट का फैसला 3 दिनों के बाद। उस पर बदचलनी का आरोप। ससुराल वालों ने बहू को किया विदा। छी छी छी, कभी भला नहीं होगा ऐसे लोगों का। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रहते। बेचारी मासूम बच्ची के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया। समदन जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप खुद वहां मौजूद थी। वैसे सच क्या है किसे पता। वैसे बता रहे हैं, ऐसे कोई अपनी बहू को घर से नहीं निकालता। आप तो जानती हैं ना, वो बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यश जी ने अपनी सभी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। लो, मैं आपकी बहू के लिए थोड़ी ही कह रही हूँ। वैसे 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती ना समधन जी। वैसे बता रहे हैं, कोमल के ससुराल वाले भी बड़े लोग हैं। क्यों बेकार में ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहेंगे? माँ, उनके ससुराल वालों ने कोर्ट में कुछ तस्वीरें भी दी है। तू देख लेना मनोज बेटा, सारी तस्वीरें झूठी होंगी। वैसे बता रहे हैं, तस्वीरें कभी झूठी नहीं होती। बेचारे कोमल के ससुराल वाले। भगवान किसी को बेटी दे तो उसके लक्षण भी अच्छे हो, वरना दोनों घरों में बड़ी तकलीफ होती है भाई। दामाद जी, वो आरती बेटी को आज वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना था ना? देखिए, आप एक औरत हैं, एक बेटी की माँ है, और एक माँ होने के नाते आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी और की बेटी पर उंगली उठाएं। वो बेटा, इसमें वो सब झूठ है। कोमल जी बेकसूर है। भाई जी, हमें अपनी कोमल पर पूरा भरोसा है। हमारी कोमल बिल्कुल निर्दोष है। जानता हूँ माही, हमारी कोमल निर्दोष है, तभी तो दिल टूट रहा है। मेरी निर्दोष बच्ची पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भाई जी, आप हिम्मत मत हारिए। कहाँ से लाऊं हिम्मत माही? जिस बाप को अपनी बेटी के बारे में ऐसे झूठे शब्द सुनने पड़े, वो बाप हिम्मत कहाँ से लाए? मैं कोमल के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता भाई, नहीं देख सकता। पता नहीं अदालत में अभी और क्या क्या सुनना बाकी है। योर ऑनर, मैंने आपके सामने सारे गवाह और सारे सबूत पेश किए। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस केस का फैसला सुनाए। अदालत सारे बयानों और सबूत के आधार पर इस फैसले पर पहुंची है। धीरज जिंदल की पत्नी कोमल जिंदल पत्नी के धर्म निभाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है।
इसलिए अदालत ये फैसला सुनाती है कि धीरज जिंदल को अपनी पत्नी कोमल जिंदल से तलाक लेने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। पापा, भाई जी, पापा, नहीं, मेरी वजह से पापा को कोई तकलीफ हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई जी, चाय। बहुत डर लग रहा है भाई, पता नहीं क्या होगा। भाई जी, सब ठीक हो जाएगा, राम भली करेंगे। पुनीत बाबू भी नहीं लौटे अभी तक। पुनीत बाबू का फोन आया था भाई जी, वो वकील है ना तलवार, उसके ऑफिस से बोल रहे थे, कह रहे थे थोड़ा वक्त लगेगा। कैसे मुरझा कर लौटी है कोमल अपने ससुराल से। भाई जी, हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। कैसे कैसे हिम्मत रखूं भाई, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर खुद के आंसू नहीं रोक पाता। मैं नहीं जानती भाई जी, नहीं जानती। ना पापा, माई, कोमल चीची कहाँ है? बेटा, वो अपने कमरे में ही है। पापा घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोलिए। जीजी, आवाज तो दीजिए। जीजी, जीजी, दरवाजा क्यों बंद किया हुआ आपने? जीजी, दरवाजा खोलिए। जीजी, जीजी,
जीजी, माई! देखिए ना जीजी, दरवाजा नहीं खोली, आवाज भी नहीं दे रही अंदर से। देखिए ना बाबू। माई! कोमल, कोमल बेटा दरवाजा खोलो। कोमल बेटा दरवाजा खोलो। पापा अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। क्या करेंगे तुम? कोमल! जीजी दरवाजा खोलिए प्लीज। कोमल दरवाजा खोलो बेटा, पापा दरवाजा खोलो। कोमल! अरे बिटिया बाहर आओ, खोलो दरवाजा। कोमल, बेटा ये तो क्या करने जा रही थी? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना पापा। मैं आपका सर झुका हुआ नहीं देख सकती। पगली, पगली है तू। मेरी बेटियों की वजह से मेरा सर कभी नहीं झुक सकता, इस बात का यकीन है मुझे। बेटा, मुश्किलों से भागते नहीं है, हिम्मत से उनका सामना करते। और खुदकुशी करके तू सिर्फ अपने आप को नहीं, हम सबको सजा देने चले। उस बात के लिए बेटा जिसमें तेरा कोई दोष ही नहीं है। जी, आप ये करके उस झूठे इल्जाम को सच करना चाहती थी जो उन्होंने आप पर लगाया है। आपकी सच और झूठ की लड़ाई में आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। और आज आप मुझसे एक वादा करिए कि आप कभी भी अपने आप को अकेले नहीं समझेंगे। जी, मैं आपके भाई जैसा हूं। क्या आप मुझे वादा नहीं देंगी? प्लीज जी। आज आपने मुझे एक वादा दिया है, तो आज आपका भाई भी आपसे एक वादा करता है कि आप पर लगे हर इल्जाम, हर मुश्किल को हर हाल में मिटाकर रहूंगा। देखिए हरी काका, आप कंट्री के टॉप फ्लोर को अपॉइंट करिए, नहीं तो मैं कमिश्नर से बात करूँगा, नहीं तो होम मिनिस्ट्री से। और हाँ, आप ज़रा मुझे घर पर आके मिलिए प्लीज़। बाय। आज राज ने कोमल की जान बचा ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
मेरे मन से तो राज के लिए सिर्फ दुआएं निकल रही हैं। कोमल, तुमने ये सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या पापा जी पाते? तुम्हारी बहनें जी पाती? देखो कोमल, तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ो। इस तरह हथियार डालने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं वाकई में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। राज ने भी मुझे यही समझाया है और मुझे उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। राज की याददाश्त ने उसके साथ धोखा जरूर कर दिया है, लेकिन वो रिश्तों को बखूबी निभा रहा है। रिश्तों की गरिमा को नहीं भूला है वो। आरती, आरती पानी लाना। मनोज बाबू आज इतनी जल्दी ऑफिस से कहाँ से? तू क्यों उठ रही? तू सो जा चुपचाप। पानी? अरे मैं हूं ना, मैं दूंगी पानी। सो जा चुपचाप, सो। सुन। आरती, अरे मम्मी जी आप, आरती कहाँ है? आई बेचारी बिस्तर पे पड़ी है। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाय राम, ये जोड़ों का दर्द मेरी जान लेके ही रहेगा। आप आराम किया कीजिए ना। माँ कहाँ पर है? माँ, अब क्या बताऊं? बताऊंगी तो लगेगा बता रही हूँ। आपकी माँ की शिकायत कर रही हूँ। वैसे बता रहे हैं आरती की तबीयत ठीक नहीं है और आपकी माता जी गई है अपने समधी के यहाँ। उन्हें दिलासा देने, उनकी हिम्मत बढ़ाने। पूरे घर का काम मेरी नन्ही सी बच्ची पे छोड़ बस जल्दी। किसी ने ठीक ही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती दामाद जी। एक मिनट भैया, माँ ने मुझसे कहा था कि मैं। अरे बेटा देख, शादी के बाद लड़कियों को अपना घर संभालना चाहिए, अपने भाई के घर के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए बेटी। वैसे अब मैं भी बता रही हूँ कि बेटी की माँ को बेटी के घर पे दखल नहीं करना चाहिए। सलोनी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? रहने दीजिए दामाद जी, बच्ची है ये, इसे आदत है बड़ों से इस तरह बदतमीजी से बात करने की। हाँ वैसे बता रहे हैं, अगर हमारी आरती हमसे इस तरह बात करती ना तो हाय मेरी बच्ची बड़ी तबीयत खराब है। हाय हाय हाय। माँ को आज इस हालत में आरती को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं करण, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। रानी शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। तुम जानते हो करण, हमारी कोमल जीजी कितनी मासूम, कितनी सीधी सी है। उन्होंने ना किसी के बारे में बुरा बोला और ना ही किसी का बुरा चाहा है। उनके साथ इतना बुरा होता रहा, लेकिन सब चुपचाप सहती रही। हम में से किसी को बताया तक नहीं। करण, हम जितना प्रिंस से दूर जाने की कोशिश करते हैं, हालात हमें बार बार उनके सामने खड़ा कर देते हैं। रानी, आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। प्रिंस ने तुम्हारी बहन की जान बचाई है। नहीं करण, ऐसे हालात में कोई भी होता तो इंसानियत के नाते यही करता। नहीं रानी, प्रिंस इज कंसर्न्ड। नहीं करण, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलती माफी के काबिल है।
कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, अब इस केस में कहने को बचा ही क्या है। सारे बयानों और सबूतों के मद्देनजर ये बात साबित हो चुकी है कि धीरज जिंदल की पत्नी कोमल जिंदल और धीरज जिंदल के मित्र राकेश अरोरा के बीच नाजायज संबंध थे। अपनी पत्नी की बेवफाई और बदचलनी को देखकर उनका कोमल जिंदल से तलाक मांगना बिल्कुल जायज है। That's all, Your Honor. आपको कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अपनी सफाई खत्म कर चुके हैं और अदालत से फैसला सुनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अदालत से कुछ वक्त चाहता हूं। मैं अपनी क्लाइंट के चरित्र पर उठे सवालों के जवाब में कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। वो सबूत आप पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, वो सबूत अभी मुझ तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। ठीक है, ये अदालत तुम्हें आधे घंटे का वक्त देती है। योर ऑनर, ये अदालत का वक्त बर्बाद करने की एक कोशिश है। नो, अदालत में इंसाफ किया जाता है। यहाँ पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। कोई भी फैसला सुनाने से पहले हर बात, हर सबूत को अदालत जरूर परखना चाहेगी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने वक्त मांगा और आपने इन्हें दिया, लेकिन आप इनसे यह पूछिए कि जो सबूत ये अदालत में पेश करने वाले थे वो सबूत कहां है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पास कोई सबूत नहीं है और इनका इरादा अदालत का सिर्फ वक्त बर्बाद करना है और कुछ नहीं। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट कि वो अपना जजमेंट सुनाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और सारे गवाहों के बयान और सबूतों को ध्यान से परखने के बाद ये अदालत कोमल जिंदल और राकेश अरोड़ा के बीच नाजायज संबंध हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखकर अदालत का ये फैसला है कि एक्सक्यूज मी योर ऑनर, योर ऑनर, कोई भी फैसला देने से पहले आप एक नजर इन सबूतों पर जरूर देख लें। कुछ सबूत ऐसे होते हैं योर ऑनर जो केस और फैसलों का रुख ही बदल देते हैं।
अब मैं ये साबित करने के लिए कि मेरी क्लाइंट कोमल जिंदल के चरित्र पर लगाया गया बदचलनी का आरोप एकदम झूठा है, मैं एक गवाह को पेश करने की इजाजत। योर ऑनर, ये दमयंती है, उस राकेश अरोड़ा की पत्नी, जो ये कहते हैं कि वो अब अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं। नहीं, ये झूठ है। राकेश मेरे पति हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ। सच तो ये है जज साहब कि जिंदल परिवार अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। पोते की चाह और बड़े दहेज की लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, और जिस लड़की से उनके बेटे की बात चल रही है वो मेरे पति के रिश्ते में है। इसीलिए सब मिलकर कोमल के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं ताकि उसके चरित्र पर दाग लगे और वो तलाक के लिए राजी हो जाए। योर ऑनर, अब मैं और क्या कहूं? मेरी अदालत से एक रिक्वेस्ट है। ऐसे लोगों के लिए कानून कड़ी से कड़ी सजा का नियम बनाए जो दूसरों की बेटियों को बहू बनाकर तो ले आते हैं, लेकिन बहू की इज्जत और मान नहीं रख पाते। एक फैसले पर अदालत पहले पहुंची थी और एक फैसला अदालत आज सुनाएगी। मुझे पूरा यकीन है जज साहब कि हमारे देश का कानून हमारी बहू बेटियों को पूरा और सच्चा न्याय देगा। थैंक यू योर ऑनर। अदालत इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है कि धीरज जिंदल ने अपनी पत्नी को मानसिक तकलीफ जो दी वो सभ्य समाज में और सभ्य परिवार में पारिवारिक नहीं है, और उन्होंने संस्कारी और शरीफ लड़की के चरित्र पर जो कीचड़ उछालने की घटिया हरकत की है वो माफ करने योग्य नहीं है। लिहाजा ये अदालत धीरज जिंदल पर झूठा केस बनाने और अदालत को गुमराह करने का जुर्म दायर करती है, और साथ ही उनके वकील को ताकीद करती है कि आइंदा ऐसे केस अदालत में ना लाएं, इससे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होता है। अदालत धीरज जिंदल और उनके माँ बाप को पुलिस हिरासत में 2 दिन रहने और 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश देती है। और साथ ही जिंदल परिवार को ये ताकीद देती है कि वो सार्वजनिक रूप से कोमल जिंदल से माफी मांगे। अदालत जिंदल परिवार को ये आदेश भी देती है कि वो कोमल जिंदल को सम्मानपूर्वक घर ले जाए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे मुक्ति चाहिए इस आदमी से। कल तक पासा इस आदमी के पल्ले था, लेकिन आज सबको पता चल गया है कि इसकी असलियत क्या है। कल तक ये मुझसे तलाक चाहता था, लेकिन आज मैं इसे तलाक देती हूँ। जो इंसान अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ मैं पत्नी का रिश्ता तोड़ती हूँ।
आपको पता है, ये आरती भाभी की माँ ना इस घर का माहौल बिगाड़ कर रहेगी। कल वो मनोज भैया से ऐसे जता रही थी जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो, और आपको अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। हे भगवान, मुझे लो मजा आया। आपकी माँ भी फिल्म थी, पता नहीं आज कौन सा नया नाटक सोचा। अरे समधन जी, कमाल हो गया, आपकी तो तबीयत ठीक हो गई। पिक्चर देखने के लिए तबीयत ठीक हो गई आपकी? वो तो यूं ही चली गई थी, दिल को बहलाने के लिए। कुछ देर के लिए तो आदमी अपना दर्द भूल जाए ना। हाँ, लेकिन जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, कि यहाँ पर और यहाँ दुख रहा है, यहाँ भी दुख रहा है। अरे क्या समधन जी, आप तो मुझे चंगी भली लग रही हैं बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जोड़ों की बजाय दूसरों के जोड़ों में दर्द करने के लिए यहाँ आई हैं? वैसे बता रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता अपने रिश्तेदारों से बात करने का। वैसे मैं भी आपको बता दूं कि तरीके से बात उनसे होती है जो खुद तरीके वाले हो, और आप तरीका वैसे समधन जी, आपका नाम तो है शांति, लेकिन आरती बेटा, तेरी माँ के सारे काम अशांति वाले होते हैं। अरे कभी तो अपने नाम के हिसाब से काम कर लिया कीजिए। आरती बेटा, इस तरह की बात की जाती है तुम्हारे यहाँ मेहमानों से? मेहमान? हे भगवान, मेहमान का है कि? मेहमान तो वो होते हैं जो हमेशा के लिए डेरा जमा कर नहीं बैठ जाते। वो तो 2-4 दिन के लिए किसी के घर आते हैं, फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अपने घर वापस लौट जाते हैं। आपकी तरह जम कर नहीं बैठ जाते समधन जी, आप भी ना। वैसे समधन जी, एक बात कहूँ आपसे, आप अपनी बेटी के घर में आग लगाने की बजाय, उसका घर उजाड़ने की बजाय, अपनी बेटी को अच्छी सीख दीजिए गृहस्थी खुशी खुशी बसाने की। चल सोलोनी बेटा। मैं तो कहती हूँ कोमल का पीछा छूटा ऐसे लोगों से, है ना रानी? राज, कैसी है रानी? अरे बेटा आ गया तू, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। अब आरती ने खाना खाया? अरे नहीं बेटा, नहीं खाया उसने। कितनी बार जाकर कहा मैंने खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन सुनती ही नहीं, बस एक ही जवाब देती है, भूख नहीं है। बेटा तू ही समझा ले उसको, जा। मैं देखता हूँ। आरती, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? हाँ, देखो इस हालत में टाइम पर खाना खा लेना चाहिए ना। क्या बात है, लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या है? देखो तुम नहीं बताओगी तो मम्मी जी को पूछना पड़ेगा। वैसे मम्मी जी है कहाँ पर? मंदिर में बैठी है। मंदिर में? इस वक्त मंदिर में क्या कर रही है वो? बैठी है बेचारी अकेली अपने परेशानियों के साथ। बेचारी 4 दिन के लिए आई यहाँ रहने के लिए, लेकिन कोई उसकी खातिरदारी नहीं करता। हाँ, लेकिन 2-4 बातें सब सुना देते उसको। आरती, आरती, इतनी लंबी महाभारत सुना दी तुमने, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। तो जाओ मेरी माँ से पूछ लो, नीचे मंदिर में बैठी है। और वैसे बता रहे हैं, आजकल वैसे भी मेरी बातें तुम्हारी समझ में आती कहाँ है। जैसी माँ वैसी बेटी है, समझ में नहीं आता दोनों को। रोज तो जल्दी आ जाते, पता नहीं आज क्या हो गया, कहाँ रह गए, पता नहीं कितनी देर मच्छरों में बैठना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं, बेटी की माँ हूं ना, थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। माना कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन भगवान अगर उसे ससुराल में भी पराया ही समझा जाए तो मेरा क्या, किसी का भी दिल जल उठेगा। अगर आप मेरी जगह होते ना भगवान, तो आपका भी दिल जल उठता। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? हाँ, आप रात को यहाँ मंदिर में क्यों बैठी है? कुछ नहीं बेटा, भगवान के सामने अपनी विपदा रो रही हूँ, और क्या, और तो कोई नहीं सुनता। शायद ये पत्थर के भगवान ही सुन ले।
देखिए, किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? बात क्या है? होना क्या है दामाद जी, होना क्या है? बस वही रोज की झिक-झिक, पक-पक, और क्या। वैसे बता रहे हैं, मेरी बेटी की कोई पूछ नहीं है उसके ससुराल में। अरे इस हालत में भी कोई उसका ख्याल नहीं रखता दामाद जी, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। वैसे बता रहे, आपकी माता जी ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। अब इतनी बेइज्जती सह के घर में कौन रहेगा दामाद जी? मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो नहीं रहूंगी। मेरा टिकट कल का कटवा दीजिए, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मम्मी जी, नहीं आऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। मुझे नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ आप चलिए मेरे साथ। अरे देखिए बेटा, आरती को कितना बुरा लगेगा। देखिए मैं माँ से बात करूंगा, ठीक है? ना बेटा ना, मेरी वजह से तुम समधन जी से, मतलब अपनी माँ से झगड़ा नहीं मोल लेना बेटा। मैं तो मेहमान हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को तो इकट्ठे रहना है ना बेटा। मम्मी जी आप चलिए मेरे साथ, देखिए बाकी की बातें घर पर होगी ना। मम्मी जी आप चलिए, आपको मेरी कसम, आइए मेरे साथ, चलिए आइए चलिए मेरे साथ। माँ, क्या आपने इन्हें घर से निकल जाने के लिए कहा था? मनोज बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? अरे ये तो हमारे घर की मेहमान है, मैं इन्हें कुछ भी कैसे कह सकती हूँ? मैंने तो इनको सिर्फ इतना कहा था कि माँ आप प्लीज मुझे इतना बताइए, क्या आपने इन्हें इस घर से जाने के लिए कहा था? मनोज बेटा, तू मेरी बात सुन। मैंने इनसे जो कुछ भी कहा, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुझे समझाया गया है बातों का मतलब। क्या कह रही समधन जी आप? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैंने झूठी झूठी बातें करके दामाद जी के कान भरे हैं? अरे मेरी जबान पे जलता हुआ अंगारा रख दे, लकवा मार जाए मेरी जबान को अगर मैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? राई का पहाड़ क्यों बना रही हैं आप? हाँ? वैसे भी दूसरों को इल्जाम देने से पहले अपनी गलतियों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। गलती? क्या गलती की मैंने? हाँ, मैंने गलती की है। अगर अपनी बेटी का सुख, उसका आराम, उसकी खुशी चाहना गलती है, तो बेटा मैंने गलती की है। वैसे बता रहे समधन जी, मैं सिर्फ अपनी बच्ची से मिलने इतनी दूर आई हूँ। अगर सास अगर लाड लड़ाने वाली होती तो बात ही कोई और थी। जब उसका बच्चा आएगा तो नाम तो आपके वंश का ही आगे जाएगा ना। वैसे बता रहे हैं समधन जी, रात के 9 बजने को आए हैं। बाकी के लोग आए, खाना खाए और चले भी गए, लेकिन मेरी बच्ची के पेट में एक निवाला नहीं गया। अरे ये क्या कह रही हैं आप? तो इनसे ये भी तो पूछ कि 10 मरतबा गई थी मैं आरती के पास। मनोज बेटा, मैं जितनी बार भी उसके पास गई, मैंने पूछा बेटा खाना खा ले, लेकिन उसने मुझे यही जवाब दिया, भूख नहीं है खाना नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है खाना नहीं खाऊंगी। फिर मैं क्या करूं इसमें? हद हो गई। ये तो ऐसे कर रही है जैसे नानी बनने की खुशी सिर्फ इनको है, दादी बनने की खुशी माँ प्लीज, माँ प्लीज प्लीज आप बस कीजिए, प्लीज माँ प्लीज। देखिए मम्मी जी, जब तक आरती की डिलीवरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगी। आप इसी घर में रहेंगी और आरती की देखभाल करेंगी। और माँ प्लीज आप भी सुन लीजिए, इस घर से जाने के लिए इन्हें कोई नहीं कहेगा। और प्लीज ऐसी शिकायत आइंदा मेरे सामने आए, ऐसा मौका मुझे मत दीजिएगा। मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ, साथ में खाना खाते हैं। मम्मी जी प्लीज प्लीज आप सब पूछ लीजिए। हे भगवान,
मेरा मनोज फिर दूसरों की बातों में आ गया। और अब देखना, छोटी छोटी फिजूल बातों को दिल में गांठ बना कर रख लेगा, और ऐसी गांठ जो कभी खोल नहीं सकेगा। और जब दिलों में गांठ पड़ जाए तो रिश्तों में दरार आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। हे भगवान, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रख, कृपा कर हम लोगों पर। पता नहीं अब क्या होने वाला है। वेलकम मैम। प्रिंस का है? सर तो नहीं है, लेकिन हरिकिशन जी। सामान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर, होटल चलो। क्या हुआ? राज प्लीज दिखाइए ना। राज प्लीज दिखाइए ना, थोड़ा सा। राज प्लीज दिखाइए तो। ज्यादा कर दिया होगा, प्लीज हाथ हटाइए, देखने तो दीजिए अच्छी जैसे। बहुत जलन हो रही है। हाथ हटाइए राज, बच्चे जैसे मत बिहेव कीजिए। हाथ हटाइए। अरे नहीं जलेगा। राज हाथ हटाइए, ज्यादा नहीं जलेगा। हाथ हटाइए। राज प्लीज हाथ हटा। छूटे कहीं के, हमें यूं ही डरा दिया। हमें लगा पता नहीं कितना कट गया होगा। जाइए, हम आज से कभी बात नहीं करेंगे अब। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रिंस। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि काम्या जी आ गई। वो होटल में अपने स्वीट में बहुत नाराज़ है। आप फिक्र मत करिए, मैं काम्या से आज मिल लूँगा। और प्रिंस, आपको ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी काम पेंडिंग है। ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ। ओके प्रिंस, बाय।
मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपकी मर्जी है। नितिन, 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 कब से बुला रही हूँ? खाना ठंडा हो जाएगा ना? और मैं भी कब से कह रहा हूँ, बस आ रहा हूँ ना। 2 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। क्या नितिन, मुझे तो काम नहीं करने देते और अपने काम से फुर्सत नहीं है। आज से ऑफिस का काम घर में नहीं चलेगा। अरे पर ये मेरा काम कहाँ है? तो फिर किसका है? टीना का। ओह, तो तुम टीना के लिए ओवरटाइम कर सकते हो। यही अगर तरुण ने कहा होता कि प्लीज मेरे लिए काम कर दो, तो तुम करते क्या? तरुण? नेवर। मैं किसी लड़के के लिए भला क्यों मदद करूं? हाँ? वो तो बेचारी टीना ने कहा ना, वो कितनी इनोसेंट है, so sweet, so innocent, so lovable. And you know what? What? You are 1 नंबर का फ्लर्ट। क्यों? बहुत जलन हो रही है? हाँ, मुझे और उस टीना से जलन? नेवर। मैं देखता हूँ, तुम खाना लगाओ। हेलो? हेलो नितिन। टीना। टीना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नितिन, वो मेरा काम। हाँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। नितिन, आई एम सो सॉरी, बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें, बट आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द सब काम सीख लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं टीना, सीख लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं हूं ना सिखाने के लिए। लेकिन एक बात है, अपना काम कराने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें रिश्वत देनी होगी। अच्छा, बोलिए, क्या रिश्वत चाहिए? उस दिन तुम टिफिन में बैगन का भरता लाई थी ना, बहुत अच्छा बना था। बस फिर से वही बना के लाना होगा। मजा आ गया था खाकर। और हाँ, उसकी रेसिपी भी लिख के लानी होगी। क्यों? मेरे वाइफ के लिए। नितिन, अब बस भी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। टीना, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। बाय। बाय नितिन। क्या हुआ? इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही? वैसे खाने में क्या बना है? बैंगन का भरता। माँ, ये लीजिए, पापा की दवाइयाँ लेकर आया हूँ। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, उन्हें दवाइयाँ टाइम पर और ध्यान से देती रहना। उसकी चिंता मत कर तू, राज को सब कुछ पता है, कौन सी दवा कौन से वक्त पर देनी है वो संभाल लेता है। हे भगवान, 3,586 रुपयों की दवाइयाँ। माँ, अरे बेटा आ गया? मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा। जी माँ, आज से ही ज्वाइन करना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन राज बेटा, तेरी तबीयत? अरे समधन जी, अपनी साली के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते भी तो राज की तबीयत भली चंगी रही थी। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान जो है ना, वो राज की तबीयत को ठीक ही रखे। नौकरी करेगा, 4 लोगों से मिलेगा, 4 पैसे कमाएगा। तो बेचारी रानी के लिए भी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा ना। की चिंता क्यों करती हो? अरे मनोज बेटा, बधाई हो बधाई हो, तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई है।
वैसे राज, नौकरी मिली कहाँ पर है? भैया वो थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज में। थापर ग्रुप तो काफी बड़ा बिजनेस हाउस है, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है। तू उसी थापर ग्रुप की बात कर रहा है? जी भैया। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिली है। वैसे कंपनी के बॉस का नाम क्या है? जी प्रिंस जे थापर। अरे ये कहीं वही तो नहीं, हरे कृष्ण जी के बॉस? जी माँ, उन्होंने मेरी नौकरी लगवाई है। ये एक और वाला, दिस इज अ सुपर हिट। मेरा पेट दुख रहा है, प्लीज। ये सुनो ना, एक बार संता सिंह और पता नहीं कोई आया है, रुको। गलत टाइम पे आया। इतना अच्छा जोक था ना, इतना अच्छा जोक था। यस जी, मैं वो नितिन। अरे टीना, तुम आओ ना, कम इन। बैठो। टीना, ये मेरी वाइफ सलोनी, एंड सलोनी ये टीना। हाय। एक्चुअली मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी बिकॉज तब तक मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। इसीलिए मैं आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ फॉर अ न्यूली मैरिड कपल। इसकी क्या जरूरत थी? आई मीन जरूरत है। सलोनी जी, आपको पता है वैसे तो मैं इनके अंडर काम करती हूँ, लेकिन मेरा सारा काम नितिन ही करते हैं। ही इज वेरी फ्रेंडली एंड यू नो व्हाट, यू आर वेरी लकी क्योंकि आपको नितिन जैसा हस्बैंड मिला। थैंक्स लॉट। आप हमारे साथ खाना खाइए ना। हाँ, क्यों? अपना वो बैंगन का भरता ही बना दो। आई मीन अगर होम मिनिस्ट्री इजाजत दे दे तो। इनफैक्ट मैं बैंगन का भरता साथ लेके आई हूँ। नितिन की रिश्वत थी, देनी तो पड़ती, इसीलिए माँ की हाथ का बनाया बैंगन का भरता। अब पर इसे गरम करना पड़ेगा। पर हाँ, क्यों नहीं, गरम भी कर लेना और तुम सलोनी को रेसिपी भी दे देना। अपने ही घर में, अपने ही किचन में मुझे बैंगन का भरता बनाना सीखना पड़ेगा। वाह। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए फिर गरम करते हैं। हाँ, चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो टेबल लग गई। कहीं मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ना, बैंगन का भरता गरम करते हैं। चलिए। हाय काम्या। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहोगी? क्या बात है प्रिंस, जो तुम मुझे लेने तक नहीं आए और आज मेरे आने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो अक्सर होती है। हाँ, मैं वही सब तुम्हें बताने आया हूँ। काम्या, मेरे हाथों में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। प्रिंस, तुम ठीक तो हो? या आई एम फाइन, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया काम्या। लगता है ये डेफिनेटली टेंशन वाली बात है, इत्मीनान से सुननी होगी। तुम एक काम करो, अपने लिए ड्रिंक बना लो, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। ओके?
ओह गॉड, आई होप काम्या मेरी बात समझ पाए। सरप्राइजिंग। नो ड्रिंक? अच्छा बताओ क्या बदल गया है? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? मैं नेशनल हाईवे से जा रहा था। आई वॉज सेल्फ ड्राइविंग। अचानक मेरे सामने एक बाइक आई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये एक्सीडेंट मेरे दिल पर बोझ बनकर रह गया। मैं उससे जुड़े उसके परिवार के हर सदस्य का दोषी हूँ। ऐसा लगता है कि सबकी जान लेने का दोष भी मेरे सर पर ही है। अब मैं उसके घर राज बन के रह रहा हूँ और उन सब के दुख कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मुझे राज का हमशक्ल बनाया। गॉड, और मैं न जाने क्या समझ रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान हो गया तो रिलैक्स फ्री, एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। अच्छा आप बताओ कि इरादा क्या है? मैं नहीं जानता और ना ही मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है। मैं बस उसके परिवार की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद यही मेरा प्रायश्चित हो सकता है। और उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। आई होप यूल अंडरस्टैंड। अपनी मंगेतर की क्या मदद कर सकते हैं? क्या मतलब? पहले तो मेरे सारे इशारे समझ जाते थे। लंच पर नहीं ले जाओगे? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके आता हूँ एंड देन वी विल गो आउट फॉर लंच। आई लव यू। रानी, कल मैं मिस्टर तलवार से मिला था। वो कोमल का केस बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। रानी, मिस्टर तलवार ने मुझे बताया कि इस केस में प्रिंस ने उनकी बहुत मदद की। हाँ रानी, सारे प्रूफ, सारे सबूत प्रिंस की मेहनत की वजह से ही मिले, वरना ये केस जीतना इतना आसान नहीं था। रानी, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि प्रिंस इतना सब क्यों कर रहा है। उसका एक अपना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इतनी प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, फिर उसे क्या जरूरत है राज बनकर तुम्हारे घर में रहने की। रानी, प्रिंस के पास इतना पैसा है कि 2, 3, 4 करोड़ रुपए से हाथ धोना उसके लिए एक बहुत ही मामूली सी बात है। तुम कहना क्या चाह रहे हो करण? कि अगर प्रिंस चाहता तो कॉम्पनसेशन के तौर पर तुम्हारे परिवार को एक बड़ी सी रकम देकर अपने दिल पर पड़े बोझ से आजाद हो जाता। वो किसी को बताता ही नहीं कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन प्रिंस था